हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल पे बेस्ड है। द हिंदू की बजाय इस आर्टिकल को आज कवर करेंगे। आर्टिकल बड़ा शानदार आर्टिकल है। क्या कुछ नया देश में हो रहा है औरतों की मैरिज की एज को बढ़ाने को लेकर के, आप इसमें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको अपने क्विज़ के साथ में। अगेन हर रोज़ की तरह ये क्वेश्चंस हैं आपके। क्लास के लास्ट में इनको अपने ट्राई देंगे। 8 में से आपको 8 नंबर मिल जाएं तो सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक। पूरे मन से जो बच्चा क्लास को लेगा, कम से कम 8 में से 6 नंबर उसको मिलने चाहिए। चलिए सोल्यूशन आपको क्लास के लास्ट में करवाएंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहा है जी रिडंडेंट लॉ का मतलब आप समझते ही हैं। और ये रिडंडेंट वर्ड आप सबने सुना ज़रूर होगा, पर मीनिंग नहीं पता होगा आपको। पहले तो इसको बोल के देखो, बोलना भी नहीं आता होगा शायद। रिडंडेंट 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 का मतलब होता है बेफालतू का, गैर ज़रूरी, ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। रिडंडेंट कह रहा है एक ऐसा कानून है जो रिडंडेंट है, गैर ज़रूरी है, बेफालतू का है। अब ये फालतू का कानून कहाँ से आया, कौन लाया? टाइटल देखते हैं, पैराग्राफ यहाँ से पता लगेगा। कह रहा है जी मूव टू रेज विमेंस मैरिज एज टू 21 इज़ रिडंडेंट एंड रिग्रेसिव एंड नीड्स अ यू टर्न। कह रहा है जो मूव है, जो हरकत है, कौन सी भाई? रेज करने की, उठा देने की, बढ़ा देने की। रेज करना आप समझते होंगे, बहुत बार ये वर्ड आपको करवाया, राइज रेज, है ना, किसी चीज़ को बढ़ा देना। जो मूव है, हरकत है बढ़ा देने का, विमेंस की मैरिज एज को, शादी की उम्र को 21 साल, पहले 18 थी अब 21 हो जाएगी। कह रहे ये जो मूव अपने आप में है, ये रिडंडेंट है, गैर ज़रूरी है, और ये रिग्रेसिव भी है, ये दकियानूसी भी है। रिग्रेसिव मतलब जो प्रोग्रेस ना करे बल्कि उल्टा वापस आपको ले आए। और कह रहा है इस मूव को नीड है, ज़रूरत है एक यू टर्न की, एक पलटी मारने की। तो आपने जो ये सोचा है 21 कर देंगे 18 से, इससे आप कुछ भला नहीं करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। और ज़रूरी ये है कि अपने फैसले को आप वापस लें, रोल बैक करें, इस पे एक यू टर्न मारें। मूव सब्जेक्ट है आपका, 2 वर्ब्स हैं सब्जेक्ट की। पहली वर्ब है इज़ और दूसरी वर्ब है नीड्स। कलर दे देता हूँ उसको मैं। मूव इज़ रिडंडेंट एंड मूव नीड्स अ यू टर्न। वर्ड्स देख लो सारे, रिडंडेंट आप देख चुके हैं, अभी इसको डिटेल में करवाऊंगा। रिग्रेसिव जो है प्रोग्रेसिव का उल्टा है, जो आगे ले जाए वो प्रोग्रेसिव, जो दकियानूसी हो पीछे ले जाए वो रिग्रेसिव, है ना। अच्छा, यू टर्न क्या होता है पता है ना आपको अच्छे से? आपने बोल दिया ऐसे करूँगा और कल बोल दिया नहीं करूँगा, तो आपने क्या किया? 180 डिग्री का टर्न मार लिया, यू टर्न मार लिया, 360 डिग्री का टर्न मार लिया, है ना। जैसे रोड पे जा रहे हो, अचानक से ऐसे मुड़ के आ गए। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालते हैं। एक छोटा सा लाइक, एक शेयर इस आर्टिकल को अभी से दें। आपने नोटिस किया होगा कि 1 सितंबर से टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पासिस के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। 1 साल का मॉक टेस्ट पास प्रो पास आपको मिलता है 699 में। अब इसी पास पे एक सेल चल रही है जिसमें आप इसको एक्सेस कर पाएंगे 615 रुपये में। प्रो पास का फ़ायदा ये है कि आप जो भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, स्टेनो, इन सभी एग्ज़ाम्स का आपको एक कंबाइंड पास मिल जाएगा जिसमें 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट होंगे और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स भी होंगे जिनको आप मॉक की फॉर्म में अटेम्प्ट कर पाएंगे। एसएससी, जीडी, एमटीएस के पेपर्स, है ना, इनके नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। मॉक टेस्ट पासिस भी इनके ऐड कर दिए गए हैं पास में। फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, टेक्स्ट बुक का आपको मिलेगा लिंक। जो भी प्राइस आपको इस पास का दिखाए, आपको इस पर कूपन लगाना है YT10। कूपन लगाते ही आपका प्राइस कट के हो जाएगा 615 रुपये। कूपन का इस्तेमाल कर लेना ताकि आप अपने पैसे को सेव कर सकें। लिंक दिया गया है कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के। राइट, वोकैब शीट है आपकी। थोड़ा जूम इन कर दूं। रिडंडेंट से शुरू करते हैं। जो चीज़ ज़रूरत की ना हो, नीडलेस हो, रिडंडेंट होती है। द प्रेजेंटेशन वॉज बोरिंग एंड फुल ऑफ रिडंडेंट डिटेल्स। प्रेजेंटेशन बहुत बोरिंग थी और गैर ज़रूरी डिटेल से भरी हुई थी। ऐसी बातें उसमें बताई जा रही थी जो किसी मतलब जिनका बताना ज़रूरी नहीं था। रिडंडेंट को रेपिटिशियस, सरप्लस और एक्स्ट्रा भी बोलते हैं। समझ रहे होंगे आप, सारे वर्ड्स एक जैसे ही हैं। रिडंडेंसी इसकी नाउन फॉर्म है, किसी चीज़ के गैर ज़रूरी होने की अवस्था कहलाती है रिडंडेंसी।
तो ये वर्ड आप आर्टिकल में देख चुके हैं, 2-3 बार आएगा। अगला वर्ड है रिग्रेस। देखो एक वर्ड है प्रोग्रेस, उससे मिलता जुलता वर्ड है कि नहीं है? प्रोग्रेस मतलब आगे जाना, रिग्रेस मतलब पीछे आना। प्रो मतलब आगे, री मतलब लौट के आना, वापस आना। तो बिल्कुल उल्टा है उसका, गेट वर्स होना, गो बैक टू बैड बिहेवियर करना कहलाता है रिग्रेस। इसी से ही रिग्रेशन और रिग्रेसिव नाम के वर्ड्स बनते हैं। रिग्रेशन मतलब वापस आने का एक्ट है ना, और रिग्रेसिव मतलब ऐसी चीज़ जो प्रोग्रेस के खिलाफ हो, दकियानुसी हो, और ठीक है ना, इस तरह की हो। कोविड-19 हैज़ कॉज्ड द वर्ल्ड इकॉनमी टू रिग्रेस टू वेयर इट वॉज अ डेकेड अगो। कोविड-19 ने कॉज किया है पूरी दुनिया की इकॉनमी को कि वो रिग्रेस करे, पीछे आ जाए। और कहाँ पे? जहाँ पे ये 10 साल पहले हुआ करती थी, वेयर इट वॉज अ डेकेड अगो। डिटीरियोरेट करना, रेट्रोग्रेड करना, रेट्रोग्रेस करना, सभी इसके सिनोनिम है। रेट्रो मतलब पास्ट, फ्यूचर, और रेट्रो मतलब पास्ट है ना, फ्यूचर का उल्टा। तो रेट्रोग्रेड में भी आप वही करते हैं, फ्यूचर में जाने की बजाय पास्ट में आ जाते हैं, चीज़ों को ख़राब करते हैं। चलिए ये वर्ड्स देख लेना, आज इनको मैंने क्विज में डाला हुआ है। ये 3-4 वर्ड्स में से एक क्वेश्चन आएगा। अगला वर्ड है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है वैक्यूम, निर्वात। तो ये तो होता है नाउन फॉर्म में, है ना। जैसे कमरे में से हवा निकाल दी तो कमरे में वैक्यूम हो गया, है ना। लेकिन वॉइड वर्ड एडजेक्टिव फॉर्म में, लीगल लैंग्वेज में, कानून की भाषा में कहलाता है कोई ऐसी चीज़ जिसमें लीगल सैंक्शन ना हो, कानून की मंजूरी ना हो। समझ पा रहे हो आप? यहाँ भी निर्वात है कानून का। ऐसी कोई काम आपने कर दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कोई एग्रीमेंट कर लिया जो कानून के हिसाब से सही नहीं था, तो वो नल और वॉइड कहलाएगा। नल एंड वॉइड एक फ्रेज अंग्रेजी में, किसी चीज़ का कानून के खिलाफ होना। योर एक्शंस हैव मेड आवर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। आपकी हरकतों ने हमारे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना दिया है, लीगली अनसेंक्शंस बना दिया है ना। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हम पूरा करें या ना करें, कानून हमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है। समझ पा रहे हो ना? वॉइड का मतलब गैर कानूनी नहीं है, कानून के हिसाब से वो जायज़ नहीं है, उसको कोर्ट के अंदर ले जा करके उस पर बहस नहीं की जा सकती। तो ये तो हो गया एडजेक्टिव वाला फॉर्म लीगल लैंग्वेज में। द पार्टी नीड्स अ न्यू लीडर टू फिल इन द लीडरशिप वॉइड। पार्टी को ज़रूरत है एक नए लीडर की, ताकि भरा जा सके लीडरशिप में आए हुए निर्वात को या खाली जगह को। ये नाउन फॉर्म में वॉइड वर्ड को यूज़ कर रहे हैं हम। ये कंफ्यूज मत हुआ करो, एक ही वर्ड के 2 मीनिंग्स भी हो सकते हैं। बहुत वर्ड्स अंग्रेजी में ऐसे ही हैं। तो आपका काम और आपका फ़र्ज़ है जितने हो सके ऐसे वर्ड से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। लास्ट वर्ड है अपना डेरेलिक्ट, नया वर्ड है आपके लिए। 2 चीज़ों को डेरेलिक्ट बोला जाता है। एक तो ऐसी कोई चीज़ जो आपने यूज़ करके फेंक दी हो, कोई पुराना कपड़ा, पुरानी गाड़ी, घर भी डेरेलिक्ट हो सकता है जिसको आपने छोड़ दिया हो, बंजर पड़ा हो, उजाड़ पड़ा हो। तो ऐसी चीज़ों को डेरेलिक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। और दूसरा, वो इंसान भी डेरेलिक्ट है जो केयरलेस हो, नेग्लिजेंट हो, अपनी ड्यूटीज़ के अंदर सावधान ना हो, काम को ठीक से ना करता हो, बड़ा ही गैर जिम्मेदार हो। अब ये दोनों कैसे बने? ये जो सारी चीज़ें ना एक दिन संडे क्लास में करनी पड़ेंगी अलग से, एक ही वर्ड के दोनों मीनिंग कैसे निकले हैं करवाऊंगा मैं आपको, कहानी है इसके पीछे। अ न्यू शॉपिंग सेंटर विल बी बिल्ट ऑन द डेरेलिक्ट लैंड। एक नया शॉपिंग सेंटर बनाया जाएगा खाली पड़ी बंजर डेरेलिक्ट ज़मीन पे, ऐसी ज़मीन पे जिसको यूज़ नहीं करते हैं, जो बंजर है ना, एकदम पड़ी है साइड में, जिसका कोई काम नहीं है। तो ये तो हो गया पहला वाला मीनिंग। दूसरा वाला देख लो, ही वॉज फायर्ड फॉर बींग डेरेलिक्ट इन हिज ड्यूटीज़। उसको फायर किया गया था डेरेलिक्ट होने के लिए, लापरवाह होने के लिए अपनी ड्यूटीज़ में। तो आज इसका दूसरा वाला मीनिंग आप आर्टिकल में देखेंगे डेरेलिक्शन की फॉर्म में। डेरेलिक्शन क्या होता है? कोई काम आपको दिया था, आपने उस काम में से फ़र्ज को अपना छोड़ दिया, भूल गए, है ना। आपको बोला था ये यहाँ खड़े हो जाओ, टंकी भर रही है, पानी भरने दो टंकी में और बंद कर देना मोटर को। आपने फ़ोन चलाना शुरू कर दिया और पानी निकल गया। तो ये डेरेलिक्शन ऑफ योर ड्यूटीज़ है। आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी है, आप स्कूल नहीं जाते हो, बच्चों को पढ़ाते नहीं हो, ये डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटीज़ है। तो डेरेलिक्शन नाम का वर्ड सेकंड वाले इसके मीनिंग से निकलता है। यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। चलिए डिटेल में हो गए, 4 ही वर्ड्स हैं आज। वोकैब शीट आपको टेलीग्राम में और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। जल्दी से आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, सब चाहते हैं कि औरतों को सशक्तिकरण किया जाए, एम्पावर किया जाए, मौके मिले उनको,
जॉब्स मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, घर से बाहर जाने की आज़ादी मिले। और इसी एम्पावरमेंट के चक्कर में हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया, सुक्खू की सरकार है वहाँ, इन्होंने लेडीज़ की जो लड़कियों की एज है जो भारत में 18 साल शादी की कम से कम, उसको इन्होंने बढ़ा के 21 साल कर दिया। अब इससे क्या होगा, लड़कियां 2-3 साल और मिलेंगी उनको, पढ़ाई लिखाई कर लेंगी। तो ये सोच के कानून बनाया गया है। लेकिन अगर जब इसमें आप गहरा उतरेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसे मामलों से कभी भी सशक्तिकरण नहीं हो सकता। अगर आपको एम्पावर करना है ना लेडीज़ को, तो आप उनको अच्छे स्कूल्स दो, अच्छे वजीफ़े दो, स्कॉलरशिप्स दो, नौकरियां दो, नौकरियों में आरक्षण दो, समाज में लोगों का जो है मानस बदलो, उनका पर्सपेक्टिव चेंज करो अपनी बहू बेटियों के लिए, तब जाकर के एम्पावरमेंट होगा। वो सब काम करके ना करके आप ये 18 से 21 जब कर रहे हैं ना, तो आप अपनी ड्यूटीज़ को डायरेक्ट कर रहे हैं, या फिर यूँ कह दें अपने फ़र्ज़ को अदा करने से बच रहे हैं। ये कानून बड़ा ख़राब कानून है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 18 की जगह 21 की जगह 25 भी कर दो, जब तक बराबरी के मौके नहीं मिलेंगे सशक्तिकरण एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। तो थोड़ा गहरा उतर के लिखा हुआ आर्टिकल है। आज की टोन है क्रिटिकल और क्वेश्चनेबल, थोड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहा है और थोड़े सवाल उठा रहा है, क्रिटिकल क्वेश्चनेबल। तो चलिए शुरू करें। कह रहा इट इज़ अ पजल हाउ कांग्रेस सुक्खू गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश या हिमाचल passed a bill raising the age of marriage of women to 21 from 18। कह रहा है जी ये पहली एक पजल है कि कैसे कांग्रेस पार्टी की सुक्खू सरकार ने, सुक्खू यहाँ के सीएम है, कह रहा है जी इन्होंने हिमाचल के अंदर पास कर दिया एक बिल, एक कानून। और कौन सा कानून था भाई ये, रेज करने वाला, उठा देने वाला, बढ़ा देने वाला, उम्र को, एज को मैरिज की औरतों के लिए जो हो जाएगी 21 साल, और कहाँ से, फ्रॉम 18, 18 साल से। तो बड़ी स्ट्रेंज सी बात है, भारत में 18 साल, हिमाचल में 21 साल। इट की वर्ब है इज, सुक्खू गवर्नमेंट सब्जेक्ट है दूसरा, इसकी वर्ब है पास्ट। फ्रॉम टू का कॉम्बो देख लेना, जहाँ भी दिखता है आपको मैं दिखाता हूँ नोट करवा के। जब भी रेंज बतानी हो, यहाँ से वहाँ तक, दिल्ली से गुजरात तक, 18 से 21 तक, तो फ्रॉम टू का इस्तेमाल करके आप रेंज को बता सकते हैं। पजल का मतलब होता है पहेली। पहेली के लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, जैसे रिडल है। एक जो वर्ड आपको ज़रूर याद रखना है वो है कॉनंड्रम। कॉनंड्रम लिखा होगा मैंने यहाँ, लिखा कि नहीं, हाँ ठीक है। बड़ी पहेली जो जिसका समझ ही ना आए क्या मीनिंग निकलेगा, कैसे होगा इसका हल, ऐसी बड़ी पहेलियों को बोलते हैं कॉनंड्रम। एनिग्मा भी इसी का सिनोनिम है, पर एनिग्मा का मतलब होता है जैसे कोई आपको पजल दे दी हो जिसमें से कुछ, समझ गए ना, हिडन मैसेज निकल रहा हो, जिसको सुलझाना हो। पहली में तो कुछ दुविधा भी हो सकती है, लेकिन एनिग्मा जो होता है उसमें कुछ सुलझाने वाली चीज़ होगी, उसको एनिग्मा बोलेंगे। जैसे आपको कोई कोड वर्ड दे दिया, इस कोड वर्ड को मीनिंग बताओ इसका, तो ये एनिग्मा बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेजर इज़ अनसाउंड। कह रहा है ये मेजर जो है अनसाउंड है। अब ये अनसाउंड क्या होता है भाई, साउंड का मतलब होता है आवाज़, होता है ना साउंड, लेकिन साउंड जो आवाज़ है उसके अलावा साउंड वर्ड का एक और मीनिंग होता है मजबूत। साउंड लॉजिक यानी मजबूत तर्क। तो मजबूत से निकलने वाला वर्ड है अनसाउंड, जो चीज़ निर्बल हो, कमज़ोर हो। कह रहा है ये जो मेजर है कांग्रेस की सरकार का, ये बड़ा कमज़ोर है, बड़ा निर्बल है, बड़ा दुर्बल है। और कैसे, तीनों ही तरीके से, लीगली, पॉलिटिकली, सोशली, कानून की कसौटी पे भी, सियासत की कसौटी पे भी, और सामाजिक दायरों में भी हर तरीके से निर्बल कानून है। कह रहा है जी इट डज एनीथिंग बट सर्व द पर्पस सुक्खूज हेल्थ मिनिस्टर डिक्लेयर्ड एज द बिल्स इंटेंशन। कह रहा है जी ये करता है हर वो काम छोड़ करके, एनीथिंग बट। देखो एनीथिंग बट ये पूरा कॉन्सेप्ट है, अभी ढंग से करवाता हूँ आपको। एनीथिंग बट का आसान भाषा में मीनिंग होता है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो कह रहा है जी ये करता है बिल्कुल भी नहीं, सर्व यानी पूरा करना, उस पर्पज़ को, उस ऑब्जेक्टिव को जो है सुक्खू की सरकार के हेल्थ मिनिस्टर का। और कह रहा है उन्होंने जो डिक्लेयर किया था, वो ऑब्जेक्टिव जो मिनिस्टर साहब ने डिक्लेयर किया था, और क्या किया था, बिल की इंटेंशन के तौर पे, इस कानून के इरादे के तौर पे। तो जब ये कानून लाया गया तो सुक्खू की सरकार के हेल्थ मिनिस्टर ने बोला कि कानून का ये इरादा है। कह रहा है जी उस इरादे को ये बिल्कुल भी सर्व नहीं करता है, बिल्कुल भी उसको पूरा नहीं करता है।
और वो इरादा बताया गया डैश लगा के। क्या लिखा हुआ है इरादा? एम्पावरमेंट ऑफ विमेन बाय डिलेइंग मैरिज, औरतों का सशक्तिकरण, औरतों को देना थोड़ा सा पावर, और वो देना है उनकी मैरिज की एज को डिले करके 18 की जगह से 21 तक उनको, समझ गए ना, अनमैरिड रख करके। चलिए, इट की वर्ब है डस, एनीथिंग बट अभी करवा दूंगा आपको। एम्पावरमेंट आपने देख लिया है, किसी को पावर देना, शक्ति देना है ना, हिंदी में सशक्तिकरण बोल देते हैं इसको। कह रहा द रियलिटी इज अर्ली मैरिज इज एन आउटकम ऑफ लैक ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टीन गर्ल्स। कह रहा है रियलिटी ये है, सच्चाई ये है कि जो अर्ली मैरिज है, जल्दी होने वाली शादियां हैं 18, 17, 16 में, वो कोई कारण नहीं है, बल्कि वो एक नतीजा है, वो एक आउटकम है लैक ऑफ एजुकेशनल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का, आर्थिक और शैक्षणिक जो मौके हैं उनकी कमी का, छोटी बच्चियों के लिए, टीन गर्ल्स के लिए। तो लड़कियां इसलिए पिछड़ी नहीं है क्योंकि उनकी शादी जल्दी हो जाती है, लड़कियों की शादी जल्दी होती है इसलिए क्योंकि वो पिछड़ी हुई हैं। समझ गए ना, दो अलग चीज़ें हैं ये। आपने शादी जल्दी को लेट कर दिया, आपको लगा कि आप लड़कियां पिछड़ेंगी नहीं, अब वो आगे आ जाएंगी। वो पिछड़ी हुई हैं इसलिए उनकी शादी लेट होती, जल्दी हो रही है। आपको उनके पिछड़ेपन को दूर करना है, शादी भी अपने आप वो 18 की जगह 21-22 में करेंगी, फिर ये कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको समझाया गया है। द रियलिटी की वर्ब है इज़, अर्ली मैरिज की वर्ब है इज़, आउटकम यानी नतीजा, कॉन्सिक्वेंस किसी चीज़ का। चलिए आगे बढ़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट को देख लें एनीथिंग बट को। पहले तो ब्रेक करके समझाता हूँ इसको। एनीथिंग मतलब कुछ भी, कुछ भी लिख दो ना यहाँ पे, ठीक है? एक सेकंड रुक जाओ, मैं लिख के देता हूँ। राइट, कुछ भी। और बट का मतलब होता है लेकिन। बट जो है ना, बट कंजंक्शन के तौर पे काम करती है लेकिन का, और एडवर्ब के तौर पे काम करती है सिवा का। बट जो वर्ड है इसके दो मीनिंग्स हैं अंग्रेजी में। एडवर्ब के तौर पे इसका मतलब होता है सिवा, तो यहाँ पे एडवर्ब वाला मीनिंग लग रहा है इसका। तो कह रहा है जी एनीथिंग बट मतलब कुछ भी इसके सिवा। मैं आपको ऐसा बोलूँ, तुम मेरे दोस्त के सिवा सब कुछ हो। आपको आपका दोस्त मिला, आपका एक दोस्त है आपका जो बड़ा नुकसान करता है, आपने एक दिन उसको बिठा के समझाया, भाई तू मेरा दोस्त तो नहीं है, तू कुछ भी हो सकता है मेरा, है ना, पड़ोसी हो सकता है, भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोस्त तो नहीं है तू बस, क्योंकि तू मेरा नुकसान बड़ा करता है। तो जब भी किसी को ऐसा बताना हो कि इसके सिवा कुछ भी, तब आप एनीथिंग बट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसको आप नॉट एट ऑल भी बोलें, बिल्कुल भी नहीं अगर बोलें तो भी चलेगा, है ना। एनीथिंग बट को नॉट एट ऑल या बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता है। अब मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। शी वॉज एनीथिंग बट काम व्हेन शी हर्ड द शॉकिंग न्यूज़। वो एनीथिंग बट काम थी, काम को छोड़ करके वो सब कुछ थी। काम का मतलब होता है शांत, तो बस वो शांत तो नहीं थी, शांत को छोड़ के वो कुछ भी हो सकती थी जब उसने इस न्यूज़ को सुना, जब उसको ये न्यूज़ पता लगी। समझ पाए इसका मीनिंग? मतलब वो बिल्कुल भी शांत नहीं थी इस न्यूज़ को सुन के। चलो अब इसका बिल्कुल उल्टा क्या है एनीथिंग बट का? नथिंग बट। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, और बट का मतलब इसको छोड़ के, इसके सिवा कुछ नहीं, बस यही है जो है, इसके सिवा कुछ नहीं, नथिंग बट। आफ्टर अ लॉन्ग डे ही वॉन्टेड नथिंग बट अ क्वाइट इवनिंग एट होम। एक लंबे से दिन के बाद, थकान भरे दिन के बाद, वो चाहता था नथिंग बट, इसके सिवा कुछ भी नहीं, और किसके सिवा? एक शांत सी इवनिंग के अपने घर पे। तो उसको ये था कि बस शांत इवनिंग, मुझे शांत शांति वाली मिल जाए, एकदम सुकून वाली, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, नथिंग बट अ क्वाइट इवनिंग। एक बार इसको रिपीट कर लेना, नए कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ा दिमाग घूमेगा। अब जिन बच्चों ने इसको समझ लिया है, क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा, क्वेश्चन नहीं बोल रहा मैं, इसको जिसको समझ लिया है, इसकी मैं एक आसान ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने की। पहले तो समझना ज़रूरी है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना, मैथ्स में, फिर उसके बाद ट्रिक आती है काम में। जब भी आपको एनीथिंग बट मिले तो इसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं नॉट एट ऑल। शी वॉज नॉट एट ऑल काम, ठीक है। और जब भी आपको नथिंग बट मिले तो इसको आप निकाल दें, इसको आप निकाल दें, और जो सब्जेक्ट है उससे पहले ऑल ऐड कर दें। यहाँ वॉज लिखना पड़ेगा। आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑल ही वॉन्टेड वॉज अ क्वाइट इवनिंग एट होम। जो भी उसे चाहिए था वो था एक क्वाइट इवनिंग, बस उसे और कुछ नहीं चाहिए था। तो एक तरीका ये भी है इसको
अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना चाहें तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार सुन लेना इसको रिवाइज करके। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, आधा पौना 1 घंटा लगेगा खुद से समझने में, या आपने 5 मिनट में समझा होगा। लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ क्लास वर्क के तौर पे, एक बार ट्राई दो इसको। सही हो गलत हो परवाह मत करना। द मूवी वॉज एनीथिंग बट या नथिंग बट बोरिंग एज इट केप्ट अस ऑन द एज ऑफ आवर सीट्स। जो मूवी थी वो एनीथिंग बट बोरिंग थी या नथिंग बट बोरिंग थी, क्योंकि इसने हमें हमारी सीट के एज पे रखा, यानी हम बड़े रोमांचित थे। जब भी आप अपने सीट के किनारे पे होते हैं, मतलब सीट में आप बैठ नहीं पा रहे हैं, बड़े रोमांच से भरे हुए हैं आप, है ना, तो बड़ा रोमांचित इसने हमें किया। ट्राई दे लो इसको, कमेंट्स में डालना, गलत होता है सही होता है वहाँ आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? चलो आगे कह रहा है जी, GOI's bill on the same with similar intentions introduced in the previous Lok Sabha earlier this year thankfully lapsed। कह रहा है हिमाचल की सरकार अकेली नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक बिल था इसी तरह की सिमिलर इंटेंशंस के साथ में, इरादों के साथ में, कि 18 से 21 कर देंगे। कह रहा है जो इंट्रोड्यूस भी हुआ था प्रीवियस लोकसभा में इसी साल की शुरुआत में। कह रहा है जी शुक्र है थैंकफुली वो भी लैप्स हो गया, वो भी पास नहीं हुआ। ठीक है, बिल की वो है लैप्स, लैप्स हो जाना, समझ गए ना, किसी चीज़ का अप्रूवल ना मिलना, ख़त्म हो जाना। थैंकफुली यानी बड़े, अब बोल देना शुक्र हो गया, शुक्र है, तो थैंकफुली आप उसको बोल सकते हैं, तो शुक्र है वो लैप्स हो गया। कांग्रेस राउंडली अपोज इट, कांग्रेस ने सीधे सीधे इसको अपोज किया। राउंडली का मतलब होता है चारों खानों से, मतलब थोड़ी सी भी उसने किंतु परंतु नहीं छोड़ी, इस बिल का पूरा विरोध दिखाया। विच मेक्स इट ऑड दैट सुक्खू वुड पास ऑलमोस्ट द सेम लॉ विद इन मंथ्स। कह रहा है और यही वो चीज़ है जो इसको ऑड बनाती है, जो इसको अजीब बनाती है। ऑड का मतलब होता है विषम या अजीब, कि ये चीज़, ये जो सुक्खू गवर्नमेंट है वो पास करेगी लगभग ऐसे ही लॉ को कुछ ही महीनों के बाद। सेंटर में कांग्रेस की सरकार इसको हटवा रही है, बीजेपी से लड़ाई कर रही है इस कानून को ना लाने के लिए, और यहाँ पे स्टेट में वही कांग्रेस की सरकार, सुक्खू गवर्नमेंट, इस कानून को ला रहा है। तो बड़ी अजीब सी बात है, कांग्रेस के अंदर दो अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ थॉट्स हो गई हैं, है ना। चलिए, कह रहा है श्योरली ही इज़ अवेयर हिमाचल्स लॉ कैन बी रेंडर्ड वॉइड। कह रहा है जी श्योरली, बहुत ही पक्की बात है, वो भी अवेयर है कि हिमाचल का लॉ उसको रेंडर किया जा सकता है, बनाया जा सकता है वॉइड। वॉइड का मतलब पता है ना, जिसमें लीगल सैंक्शन ना हो, कानूनन अप्रूवल ना हो। तो कह रहा है ये बात भी पक्की है, उनको ज़रूर पता होगा कि कानून तो उन्होंने बना दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2.5 मिनट भी ये कानून शायद ना ठहरे, है ना। स्टेट के कानून ऐसे सेंटर के कानूनों से अलग नहीं हो सकते। ही की वर्ब है इस, लॉ की वर्ब है कैन बी रेंडर्ड। रेंडर करना, किसी चीज़ को कुछ बना देना। द रिसेशन मेड मैनी जॉबलेस, रिसेशन ने कई लोगों को जॉबलेस बना दिया या बेरोजगार बना दिया, तो मेड की जगह रेंडर्ड लिख दो। समझ पा रहे हो? द इंसिडेंट मेड हर एंक्शियस, इस घटना ने उसको परेशान बना दिया, तो मेड की जगह यहाँ रेंडर्ड लिख दो। वैसे ही द लॉ कैन बी रेंडर्ड वॉइड, यहाँ मेड लिखा हुआ था, उसको रेंडर्ड इसने लिखा हुआ है। क्वेश्चन मार्क इसने लगा रखा है, मुझे समझ में नहीं आया क्यों लगाया आज। सवाल तो यहाँ पे कुछ पूछा नहीं है, शायद कोई मिसप्रिंट होगा टाइम्स ऑफ इंडिया में। कह रहा है जी सेंट्रल लॉ प्रोविजंस विच हैव एज 18 एज द एज फॉर वीमेन टू मैरी ओवर रूल स्टेट स्टैट्यूट्स। सेंट्रल लॉ की जो पोजीशन है, केंद्र के कानून के जो प्रोविजंस हैं, कह रहा है जिनमें रखी हुई है एज 18, और कैसे, उस उम्र के तौर पे जो है विमेन के लिए या लेडीज़ के लिए शादी करने की। कह रहा है ये सेंटर के लॉ के प्रोविजंस जो हैं ये ओवर रूल कर देंगे, रद्द कर देंगे स्टेट के कानूनों को, स्टेट के स्टैट्यूट्स को। अब 2-3 मोटे मोटे वर्ड्स आपने देखे। स्टैट्यूट का मतलब होता है कानून, लॉ, लेजिस्लेशन, लेकिन इसमें से ये वाला टी निकाल दें तो क्या बन जाएगा? स्टैचू। स्टैचू मतलब मूर्ति। तो स्टैचू और स्टैट्यूट दो अलग अलग वर्ड्स हैं, एक मूर्ति के लिए और एक कानून के लिए यूज़ होता है। ओवर रूल मतलब किसी चीज़ के ऊपर एक नई रूलिंग दे देना, पुराने वाले फैसले को रद्द कर देना, नई रूलिंग, नए डिसीजन को लागू कर देना। कह रहा है जी इफ़ द हिमाचल बिल बिकम्स लॉ इट विल क्रिएट अननेसेसरी लाइबिलिटीज़ एंड कोर्ट केसेस, अ बर्डन पीपल, एनफोर्सर्स एंड कोर्ट्स कैन डू विदाउट। कह रहा है जी अगर हिमाचल का बिल, अभी कानून बना नहीं है
अभी एक प्रपोजल है कानून बनने का, जिसको बोलते हैं बिल। अगर हिमाचल का ये बिल लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है, तो ये क्रिएट कर देगा बिना बात की या अननेसेसरी लाइबिलिटीज़ को। लाइबिलिटी समझते हैं ना, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आ गई, बोझ आ गया, बस इधर उधर से कहीं से भी, है ना, तो एक लाइबिलिटी सी आ जाएगी और कोर्ट केसेस भी आ जाएंगे। कह रहा, और ये एक ऐसी बर्डन है, ये एक ऐसा बोझ होगा जिसको लोग, वहाँ की कोर्ट्स और इस कानून को लाने वाले, इन्फोर्स करने वाले वहाँ के नेता, है ना, वहाँ की सरकार, वो तीनों लोग इस चीज़ को डू विदाउट कर सकते हैं, इसके बिना गुजारा कर सकते हैं। डू विदाउट समथिंग, किसी चीज़ के बिना गुजारा करना, अपना काम चला लेना। तो एक थोड़ा सा ये तंज भरे, ताने भरे सेंटेंस में कह रहा है कि ये लॉ बड़ा ख़राब है, इसके आने पे कोर्ट केस बढ़ेंगे और इस ऐसी बर्डन ना वहाँ की सरकार चाहती होगी, ना लोग चाहते होंगे, और ना वहाँ की कोर्ट चाहती होंगी। समझ गए? हिमाचली लॉ की वर्ब है बिकम्स, इट की वर्ब है विल क्रिएट। सेंटेंस बना हुआ है फर्स्ट कंडीशनल से, अगर आज ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर लॉ पास हो गया तो लाइबिलिटीज़ क्रिएट कर देगा, है ना, फर्स्ट कंडीशनल। इन्फोर्सर्स, पीपल्स और कोर्ट्स, तीनों की वर्ब है कैन डू विदाउट। डू विदाउट समथिंग एक फ्रेज अंग्रेजी में, अभी बताया मैंने आपको, किसी चीज़ के बिना गुजारा करना, किसी चीज़ के बिना भी काम चला लेना। आई कैन नॉट डू विदाउट माई बुक्स, मेरे किताबों के बिना गुजारा नहीं चलता, तो आई कैन नॉट डू विदाउट माई बुक्स। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, ही इज़ नॉट अमंग, हिमाचल इज़ नॉट अमंग स्टेट्स विद अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। कह रहा है हिमाचल भी उन स्टेट्स में से है ही नहीं जिनमें बहुत हाई प्रोपोर्शन है, बहुत बड़ा एक रेशो है चाइल्ड मैरिजेस का। चाइल्ड मैरिजेस कहाँ होती हैं? बिहार में, राजस्थान में। हिमाचल में तो वैसे ही बहुत कम होती हैं, तो वहाँ इसकी क्या ज़रूरत थी वैसे भी। कह रहा जी, सो वाई सच लॉ, सवाल पूछ लिया इसने, तो क्यों ऐसा लॉ लाया गया, सो वाई सच लॉ। कह रहा जी, फर्दर ऑन व्हाट बेसिस डिड पॉलिसी मेकर्स कंक्लूड मैरिंग एट 21 इज एम्पावरिंग। कह रहा है इससे भी आगे फर्दर, किस हिसाब से, किस आधार पे, किस बेसिस पे पॉलिसी मेकर्स ने ऐसा कंक्लूड किया, उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया, ऐसा निर्णय लिया। कंक्लूड करना यानी किसी चीज़ का, है ना, फैसला लेना, कि जो मैरिंग का काम है या शादी करने का काम है 21 की एज में, ये एम्पावरिंग होगा, औरतों को पावर देने वाला होगा। तो इस चीज़ के पीछे क्या लॉजिक है कि शादी 21 में होगी तो औरतें पावरफुल हो जाएंगी, 18 में होंगी तो कमज़ोर होंगी, किस बेसिस पे ये सोचा गया। कह रहा है जी, व्हेन नन ऑफ द फैक्टर्स दैट लीड टू चाइल्ड मैरिजेस आर इम्प्रूविंग। और कह रहा है ये तब जब कोई भी फैक्टर जो है जो लीड टू करता है चाइल्ड मैरिज की तरफ, बाल विवाह की तरफ, उनमें से कोई भी इम्प्रूव नहीं कर रहा। तो बाल विवाह जिस वजह से होता है, उन फैक्टर्स को हटाओ ना। शादी को 18 से 21 करने से, तो 18 भी तो आपने की हुई है, तब भी बाल विवाह हो जाते हैं, अब 21 में अब बाल विवाह होंगे, केस बढ़ जाएंगे। तो सवाल पूछा इसने यहाँ पे, ऐसा कैसे। सेंटेंस थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा, है ना, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल पूछा गया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है। ऑन व्हाट बेसिस डिड पॉलिसी मेकर्स कंक्लूड, मैरिंग की वर्ब है इज, नन ऑफ द फैक्टर्स की वर्ब है आर इम्प्रूविंग, फैक्टर्स के लिए आया दैट की वर्ब है लीड टू। ठीक है, क्लियर इतना? चलिए, कह रहा है यस चाइल्ड मैरिज मस्ट बी टैकल्ड। कह रहा है हाँ बिल्कुल, चाइल्ड मैरिज को टैकल किया जाना चाहिए, इसको निपटना, इससे निपटना ज़रूरी है, ये गलत चीज़ है, इसको हमें, है ना, इसको डील विद या टैकल करना ही होगा। गर्ल्स विद नो एजुकेशन आर अप टू 6 times मोर लाइकली टू मैरी बिफोर द टर्न 18। कह रहा है वो लड़कियां जिनकी कोई एजुकेशन नहीं है, जो अनपढ़ हैं, वो 6 गुना, 6 times, 6 गुना तक, अप टू 6 times ज़्यादा संभावित है, लाइकली हैं कि वो शादी कर लेंगी इससे पहले कि वो 18 की होती हैं। तो एजुकेशन को आपको बढ़ाना है। गर्ल्स विद नो एजुकेशन मैरी 6 times, दे आर 6 times मोर लाइकली टू मैरी बिफोर द टर्न 18। गर्ल्स की वर्ब है आर, 6 times यानी 6 दफ़ा। इस पे एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी करवाता हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इसको पैराग्राफ को पूरा करते हैं। कह रहे चाइल्ड मैरिज इज़ अ सिम्टम, आउटकम, एंड गेम ऑफ सेवरल डिसेबिलिटीज़।
बाल विवाह जो है वो एक सिम्टम है, एक नतीजा है और एक मुकाम है बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ का, समाज में बहुत सारे पंगु बने का। डिसेबिलिटी क्या होती है? शरीर में हो जाए तो आप क्या होते हैं? अपाहिज हो जाते हैं। सामाजिक डिसेबिलिटी क्या है? जब आपके दिमाग ख़राब हो, आपको लगे कि मेरी बेटी की शादी मुझे कर देनी है 18 होने से पहले, 17 होने से पहले, है ना, उसको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। तो ये समाज के पंगुपने का सिम्टम, नतीजा और मुकाम है। कैरेजी एड्रेस दोज कोजेस बताए हैं डैश लगा के। पॉवर्टी, पुअर एक्सेस टू स्कूल, न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी इंफ्रा, पेट्रियार्की दैट डिनाइज यंग गर्ल्स सेक्सुअल चॉइसेस। कैरेजी एड्रेस करो इन कॉजेज़ को, आप संबोधित करो इन सभी कारणों को। और ये कारण क्या है कॉजेज़? ये सारे, पहला कारण है इस चीज़ का गरीबी, दूसरा कारण है बहुत ही ख़राब उपलब्धता या एक्सेस लड़कियों का स्कूल तक ना जा पाना, तीसरा कारण है इनका न्यूट्रिशन, है ना, ख़राब हेल्थ होना, चौथा काम है सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, समाज में अगर घूम सके लड़कियां, आराम से आ जा सकें, है ना, रात में दिन में, तो फिर किसी माँ बाप को इतनी फिक्र नहीं होगी कि लड़की 18 या 20 की हो गई है ना। शादी वादी करने के पीछे यही दिमाग में रहता है कि कोई गलत हादसा ना हो जाए अकेली लड़की के साथ। तो सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक रीज़न है। और लास्ट में है पेट्रियार्की, वो पुरुष प्रधान समाज जो मना करता है यंग लड़कियों को सेक्सुअल चॉइसेस। ठीक है, सेक्सुअल चॉइसेस का मतलब है आप किससे शादी करेंगी, किससे फ्रेंडशिप करेंगी, किसी लव रिलेशनशिप में आपको इंगेज करना है नहीं करना, तो ये लड़के तो खुद डिसाइड करते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए उनके घर वाले डिसाइड करते हैं, क्योंकि पेट्रियार्की है, पुरुष प्रधान समाज है, लड़कियों को आज भी गुलाम समझा जाता है। तो ये पेट्रियार्की और ये सब चीज़ों को आपको एड्रेस करना है बजाय मैरिज की एज को ऊपर नीचे करने के। चलिए, चाइल्ड मैरिज की वर्ब है इस, एड्रेस यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट गायब है। कहाँ गया सब्जेक्ट? वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू हुआ है तो सब्जेक्ट अपने आप अंडरस्टूड है यू, जिसको ये कहा जा रहा है वही एड्रेस करेगा। यू एड्रेस दीज कॉजेस, है ना, तो यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। दैट की वर्ब है डिनाइज, डिनाई का मतलब होता है मना करना। कैरेजी इन हर सेफ्टी लाइज फैमिली ऑनर, कैरेजी उसकी सेफ्टी में, उसकी सुरक्षा में ही छुपा हुआ है पूरे परिवार का ऑनर, पूरे परिवार की नाक, है ना। हमारी लड़की सेफ होगी तो हमारे परिवार की नाक बची रहेगी। लड़का सेफ हो या ना हो, कुछ भी करता रहे, लड़की सेफ रहनी चाहिए। कह रहे जी हाउ एवर वाट द नोशन द परसेप्शन रिमेन्स रियलिटी, कह रहे चाहे कितना भी कुंठित, कितना भी घृणित, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा विकृत ये नोशन हो, ये ख्याल हो, कह रहे फिर भी ये नोशन, ये परसेप्शन या ये सोचने समझने का नज़रिया आज भी रियलिटी है, हकीकत है। समझ गए? इस सेंटेंस को समझाने की ज़रूरत तो है नहीं मेरे ख्याल। फैमिली ऑनर की वर्ब है लाइज, परसेप्शन यानी नज़रिया, सोचने समझने का तरीका, है ना, व्यू पॉइंट, और इसकी वर्ब है रिमेन्स। वाफ्ट का मतलब होता है विकृत, समझ गए ना, ऐसे तार वार होती है ना, कोई कॉपर वायर, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा दो, कैसी हो जाती है वो। तो ऐसे लोगों के दिमाग गोल 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 घूमे हुए हैं, परिवार की नाक को अपने घर की लड़कियों से जोड़ के रखते हैं, है ना। तो ये वाफ्ट नोशन है। कह रहा जी चाइल्ड मैरिज इज सीन एज ए सोल्यूशन, चाइल्ड मैरिज को इन सभी कुंठाओं के चलते एक सोल्यूशन की तरह देखा जाता है, इनका एक समाधान निकाल के माँ बाप चाइल्ड मैरिज को देखते हैं। डू नॉट वॉन्ट गर्ल्स मैरिंग एज बिफोर 21, अब इस सेंटेंस का मीनिंग देखना थोड़ा अजीब लगेगा। डू नॉट वॉन्ट, ये अगेन इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपसे सवाल किया गया है। डू यू नॉट वॉन्ट, ये यू यहाँ पे अंडरस्टूड है, बीच में लिखा नहीं हुआ। क्या आप नहीं चाहते हैं कि लड़कियां 21 से पहले शादी करें? सरकार से पूछ रहा है, आप यही चाह रहे हो ना, आप यही चाहते हो ना लड़कियां 21 से पहले शादी ना करें, यही चाहते हो ना आप? सवाल पूछ रहा है उससे। कह रहा है जी प्रोवाइड देम ऑप्शंस, तो उनको ऑप्शंस दो। अच्छा, और कौन से ऑप्शंस? बट द कॉस्ट ऑफ इंफ्रा रिक्वायर्ड टू इंश्योर कॉलेजेस एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एंड फिजिकल सिक्योरिटी इज बोर्न बाय गवर्नमेंट। कह रहा है लेकिन जो कॉस्ट है, जो कीमत है उस इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस ढांचे की, जो ज़रूरी है इंश्योर करने के लिए कॉलेजेस को, एम्प्लॉयमेंट को, आर्थिक और फिजिकल सिक्योरिटी को, ये कॉस्ट जो है बोर्न होती है सरकार के द्वारा। ये ऑप्शंस आप कैसे दोगे? इनकी कॉस्ट तो आपको बेयर करनी है, इनकी कीमत तो आपको चुकानी है, ये तो आप दे नहीं सकते। कॉस्ट की वर्ब है इज बोर्न।
बॉर्न जो बेयर वर्ड है उसका थर्ड फॉर्म है बेयर करना, किसी चीज़ को सहना, उसकी कॉस्ट को, उसकी कीमत को अदा करना। कह रहा है जी कॉस्ट ऑफ ए बैड लॉ इज़ बॉर्न बाय द पीपल। कह रहा है लेकिन आपके इस रद्दी कानून की कॉस्ट जो है वो बॉर्न बाय होगी लोगों के द्वारा, उसको सहा जाएगा लोगों के द्वारा। दिस लॉ इज़ डेरेलिक्शन ऑफ स्टेट्स ड्यूटी। ये लॉ जो है, ये कानून जो है डेरेलिक्शन है, फ़र्ज से गद्दारी है। डेरेलिक्शन क्या होता है? याद है ना आपको, काम के लिए कहीं खड़ा किया था और आप अपना मोबाइल चलाने लगे, तो स्टेट का काम था औरतों को क्या बोलते हैं इसको, एम्पावर करना, है ना, एम्प्लॉयमेंट देना, एजुकेशन देना, फिजिकली और मेंटली और सोशली उनको महफूज रखना। ये सब फ़र्ज़ों से गद्दारी है ये लॉ। ये अगर आप देखा जाए तो डेरेलिक्शन है स्टेट की ड्यूटी का। द सूनर इट इज़ बिन द बेटर। जितना जल्दी इसको डस्टबिन में डाल दें, बिन कर दें, उतना ही अच्छा, द बेटर। किसी चीज़ को बिन करना यानी डस्टबिन में डालना, डिस्कार्ड करना, अबेंडन करना, समझ गए ना, डिस्पोज करना। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा होगा आपको। अब ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट देख लो। डेरिलेक्शन आपको बता दिया मैंने, फ़र्ज से गद्दारी है। द प्लस में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री और द प्लस में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री। याद होगा ये कॉन्सेप्ट, आज डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, अपने नोट्स निकाल लो, बहुत बार हो चुका। द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स। जितना ऊपर आप जाएंगे उतना ठंडा आपको लगेगा। द हायर द कूलर, है ना। तो द प्लस में कंपैरेटिव, द प्लस में कंपैरेटिव, जितना ऐसा उतना वैसा। तो जितना जल्दी, द सूनर, उतना बेहतर, द बेटर। तो कंपैरेटिव डिग्री याद रखना, द प्लस में कंपैरेटिव, द प्लस में कंपैरेटिव। बार बार बोल रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला याद रखना। आज के क्विज में क्वेश्चन मिलेगा, कहीं द व गायब हो तो द आपको लगाना होगा। चलिए, ऊपर कॉन्सेप्ट जो छोड़ के आए हैं फटाफट उसको भी देख लो। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है जी। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 100 टाइम, 1000 टाइम, मिलियन टाइम, कितने भी टाइम्स हो, टाइम्स के बाद में कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल ना किया जाए। कंपैरिजन अगर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करना है। तो फिर क्या करें? कुछ नहीं करो, आप एज मच एज और पॉजिटिव डिग्री लगा दो, उससे भी काम बन जाएगा। बना के दिखाता हूँ आपको एक सेंटेंस। शी स्टडीड 4 टाइम्स मोर देन हर क्लासमेट्स फॉर एग्ज़ाम। उसने 4 गुना ज़्यादा पढ़ाई की अपने क्लासमेट से इस एग्ज़ाम के लिए। 4 टाइम्स, टाइम्स तो आ गया, 4 टाइम्स आ गया ना टाइम्स, लेकिन इसके बाद में मोर देन ऐसा आप यूज़ नहीं कर सकते। आप मोर तो कंपैरेटिव डिग्री हो गई, मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट। तो मोर का इस्तेमाल ना करके मैं क्या बोलूँगा, एज मच एज। ठीक है ना। उसी जो कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ किया है उसी को ही आप पॉजिटिव डिग्री में यूज़ कर लेना। मच यहाँ पे ऐसा समझो, ये पॉजिटिव डिग्री जो है ना मच की जगह आ जाएगी बीच में। ठीक है, एज प्लस में पॉजिटिव डिग्री प्लस में एज। चलो एक सेंटेंस और बनाओ, खुद से बनाओगे तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपको। दिस कंप्यूटर इज़ ट्वाइस फास्टर देन माई ओल्ड फ़ोन। ये कंप्यूटर दुगना तेज है मेरे पुराने फ़ोन से। ट्वाइस आ गया, 2 टाइम्स को ट्वाइस बोल देते हैं ना, तो 2 टाइम्स ही तो लिखा हुआ है ये। तो ट्वाइस के साथ में कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगेगी, तो क्या करें, इसको बदल देंगे पॉजिटिव डिग्री में, फास्ट में। इसके पहले एक एज लगा देंगे, इसके बाद में एक एज लगा देंगे। द कंप्यूटर इज़ एज फास्ट या ट्वाइस एज फास्ट एज, ये देन को निकाल देना, माई ओल्ड फोन। देन को जरूर निकाल देना, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन भी निकल जाएगा। हर रिजल्ट्स वर 3 टाइम्स बेटर देन लास्ट ईयर्स। उसके रिजल्ट्स जो हैं पिछले साल के रिजल्ट से 3 गुना बेहतर थे, अच्छे थे। तो 3 टाइम्स आ गया, क्या करूं अब, 3 टाइम्स के बाद में बेटर की जगह इसकी पॉजिटिव डिग्री लगानी है जो कि होती है गुड, और इससे पहले एक एज और इसके बाद में एक एज। क्लियर है? ठीक है। देन द रिजल्ट्स तो ये पूरा बना दिया मैंने, वो देन दैट वाली एरर है ना, दैट दोज वाली। चलो लास्ट सेंटेंस देख लो, क्लास वर्क की तरह दे रहा हूँ, इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना। ही अर्न्स ट्वाइस एज मच एज आई डू इन अ मंथ। वो दुगना कमाता है जितना मैं एक महीने में कमाता हूँ उससे। ट्वाइस एज मच एज आई डू इन अ मंथ। एक काम करो, आंखें बंद करो,
चलो अब इसको थोड़ा चेंज कर दिया मैंने। सब बच्चे ट्राई देंगे इसको, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में बताना, फिर करवा देंगे किसी क्लास में और डिटेल में करवाएंगे। रैप अप करेंगे क्लास को, अपने क्विज पे आते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्प्लीकेशन क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा इस स्टेटमेंट का, मीनिंग क्या होगा कि हिमाचल्स लॉ कैन बी रेंडर्ड वॉइड। अगर इस सेंटेंस को आसान भाषा में समझना हो तो क्या मतलब है इसका, कैसे वो रेंडर्ड वॉइड होगा, इस आर्टिकल के हिसाब से आपको बताना है। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान तो नहीं है वैसे, थोड़ा मुश्किल भी नहीं है, एक बार कोशिश करो इसको। 4 ऑप्शन है आपके पास, चेक करो। ये इसलिए रेंडर्ड वॉइड होगा भाई क्योंकि सेंटर में कोई और कानून है, स्टेट अपना कानून बना के 20 का 18, 18 का 21 नहीं कर सकती। कोई लड़की राजस्थान से शादी करके गई 18 की, हिमाचल में घूमने गई, वहाँ तो पुलिस पकड़ लेगी उसको, है ना। बड़ा अजीब सा काम हो जाएगा ना, एक देश में अलग अलग मैरिज की एजेस नहीं हो सकती। तो विच सेंट्रल लॉ प्रोविजंस विच सेट द मैरिज एज एट 18 विल ओवरराइड द हिमाचल लॉ। ये रीजन है, इसकी वजह से ये वॉइड होने वाला है, इसको सुप्रीम कोर्ट में रद्द कर दिया जाएगा। चलो सेकंड देखो, हाउ डज द आर्टिकल व्यू द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिंग द मैरिज एज एंड वीमेंस एम्पावरमेंट। आर्टिकल इस रिश्ते को कैसे देखता है, औरतों की शादी की एज को बढ़ाना और उनका एम्पावरमेंट करना, इन दोनों में क्या संबंध है इस आर्टिकल के हिसाब से। इस आर्टिकल के हिसाब से इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। एम्पावर करने के तरीके कुछ और हैं जिस पे स्टेट को काम करना चाहिए, शिक्षा देना, रोज़गार देना, सेफ्टी देना। शादी की एज बढ़ा करके किसी औरत को आप एम्पावर नहीं कर सकते हैं। तो मेजर ऑफ रेजिंग द मैरिज एज इज सीन एज इनइफेक्टिव। ठीक है ना, इजी था ना ये, मुश्किल तो नहीं था। चलो आ जाओ क्वेश्चंस पे। कॉन एंड ड्रम अच्छे से करवाई थी ये वर्ड, है ना। अबाउट फेस, एक वर्ड आया था टर्न अराउंड, उससे मिलता जुलता वर्ड है अबाउट फेस। शायद मैंने इसको अलग से आपको करवाया नहीं, मतलब दिखाया था लेकिन बोल के नहीं बताया। तो देख लेना, इसका वन वर्ड का मीनिंग पूछा आपसे अबाउट फेस का। रेट्रोग्रेड वर्ड का एंटोनिम पूछा है, उल्टा पूछा है। और इसके अंदर आपको एनीथिंग बट और नथिंग बट में से एक को चूज़ करना है, सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सही निकले। द एग्ज़ाम वॉज एनीथिंग ईजी, एनीथिंग बट ईजी या नथिंग बट ईजी। आगे का पढ़ोगे तो आप उससे आपको आइडिया निकलेगा कि आपको क्या चूज़ करना है सेंटेंस के लिए। आंसर्स फर्स्ट कमेंट में एज ऑलवेज, रोज़ की तरह। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, ऑफ कोर्स करवाया था आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट। और दूसरी आपको ज़रूर मिलेगी इस वर्ड की वजह से। ठीक है, फर्स्ट कमेंट में आंसर्स हैं, चेक करो। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।